अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल मॉडल्स की। लाइफ साइकिल मॉडल एक सॉफ्टवेयर का एक लाइफ होता है, एक लाइफ वो सॉफ्टवेयर जीता है और वो लाइफ जो है डिफरेंट फेजेस में डिफाइन होती है। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की। अब देखिएगा वाटरफॉल मॉडल, अब लोग किस किस मॉडल की बात कर रहे हैं आज के जमाने में, लेकिन ये जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये सबका बेस है। सभी मॉडल में जो निहित बात है वो आपकी ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की ही है। तो इसको बहुत तफसील से देखेंगे आज। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, इसमें सबसे पहले तो आप फेजेस में डिफाइन करते हैं, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी होगी पहले, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन होगा, डिजाइन होगा, फिर कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग, फाइनली मेंटेनेंस। तो अगर ये वाटरफॉल की तरह मैं दिखाऊं आपको, पानी जो ऊपर से नीचे बहता है, तो इसमें पहले फिजिबिलिटी स्टडी आती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आती है, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, टेस्टिंग और फाइनली मेंटेनेंस। अगर मैं इसका एफर्ट दिखाऊं आपको, तो एफर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मेंटेनेंस का सबसे ज्यादा एफर्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे कम, ये जो आप छोटा सा शायद देख भी ना पा रहे हो, ये आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस है। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस यहाँ से लेकर, फिजिबिलिटी एनालिसिस से लेकर आपके जो टेस्टिंग फेज है, इन सबको हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज। और इन सारी लाइफ साइकिल फेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस फेज सबसे ज्यादा आपका एफर्ट लेता है, और इन सब डेवलपमेंट फेजेस में जो बीच के मैंने बताया, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लेता है टेस्टिंग, सबसे ज्यादा टेस्टिंग टाइम लेता है। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में जो भी आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो आउटपुट आना है, डिलीवरेबल्स, हर एक फेज में ये डिफाइन होता है, और एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया कैसे एंटर होंगे, एग्जिट होगा, इसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया डिफाइंड है हर एक फेज में। दूसरा कि हर एक अलग अलग फेज के लिए क्या मेथोडोलॉजीज होंगी, चाहे वो स्पेसिफिकेशन हो, डिजाइन हो, टेस्टिंग हो या आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। तो गाइडलाइन और मेथोडोलॉजी या पॉलिसी जिसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कहते हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं हमेशा कि जो नए इंजीनियर्स हैं, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो मास्टर करें इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी पर। तो अब हम एक एक फेज देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजिबिलिटी स्टडी, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का। तो फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये जो डेवलप हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्या ये फाइनेंशियली वर्थवाइल है, यानी कि जो पैसा है उस हिसाब से क्या ये बन पाएगा, और दूसरा क्या ये टेक्निकली बन पाएगा। अगर आपने कह दिया कि यहां से आप रॉकेट छोड़ दीजिए से मार्स तक, क्या ये फिजिबल है, आपके पास पैसे हैं मान लीजिए 10,000 रुपए, क्या ये पॉसिबल है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर लिख दीजिए आप। तो ये सब चीजें इसमें चेक होती है। तो आप कोशिश करते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है, डेटा क्या होगा, इनपुट क्या प्रोसेसिंग होगी इन डेटा पे, आउटपुट क्या आएगा, और कंस्ट्रेंट्स क्या है, जो बिहेवियर, जो सिस्टम जो बनेगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनेगा, उसके बिहेवियर पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या बंदिशें हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी, जो सोल्यूशन की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है उनको फॉर्मुलेट करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो सोल्यूशन हमने देखे, अलग अलग जो सोल्यूशन हमने इजाद किए या फिर उस पर डिस्कशन किया, क्या वो रिसोर्स जो है, डेवलपमेंट है, कॉस्ट है, टाइम है, उनके बेसिस पे हम इन स्ट्रेटेजीज को स्टडी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाते हैं। अब हमने सॉल्यूशन तो बहुत सारे देख लिए, अब कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, ये हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से पता करना पड़ेगा। और ये भी पता करना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन फिजिबल ना हो, यानी कोई भी जो हम इसका उत्तर देना चाह रहे हैं वो पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, रिसोर्स के रिस्पेक्ट में, या कोई और टेक्निकल रीजन के रिस्पेक्ट में ये बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन। इसका फेज, इस फेज का एम क्या है, हमारा जो मेन इसमें एजेंडा है वो क्या है। हम एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझते हैं कस्टमर की, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं प्रॉपर्ली, और इसमें दो अलग अलग फेजेस होते हैं, एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होती है और एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, जो कस्टमर है, एंड यूजर्स हमारे जो हैं, और हम इन डेटा को क्लियरली एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है। अगर इसमें कोई भी आपको कमी पेशी, इनकम्प्लीटनेस, इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे, तो इनको आपको रिजॉल्व करना है। पहले तो निकालिए इन एम्बिग्यूटीज को और उसका रिजॉल्व कर लीजिए। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आप गैदर करते हैं, अब आपको डेटा गैदर करना है, डेटा कलेक्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आप जाते हैं बाकायदा, आप इंटरव्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आप बातचीत करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या करेंगे आप, जो अकाउंटेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन को, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वायरमेंट निकालेंगे। जो डेटा आपने फौरी तौर पे, पहले तौर पे जो आपको कलेक्ट किया, उसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हो सकती हैं, जैसे अब कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकते हैं कि जो यूजर है उसको खुद ही नहीं पता, उसको आधा अधूरा पता है, इनकम्प्लीट उसको पता है, तो उसका
भी आपको निवारण करना है। तो जो एम्बिग्युइटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं इनको पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर सीरीज ऑफ डिस्कशन मीटिंग के साथ उसको सॉल्व करना है कस्टमर्स के साथ बैठ के। फिर रिक्वायरमेंट उनको ऑर्गेनाइज करना है, जिसे हम फाइनल कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है आपको, एक डॉक्यूमेंट जिसमें वो दर्ज होंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप जो भी करते हैं, तो जो बंदा इसे कर रहा है उसे हम कहते हैं एनालिस्ट। तो अगर आप को कोई बोले कि मैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट हूँ, इसका मतलब वो जो इंसान है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं और उसमें उनकी मतलब वो पारंगत है, उसमें महत्ता है। फिर आता है डिजाइन स्टेज। डिजाइन में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उनको हम एक इस तरीके से बनाएं ताकि वो डायरेक्टली कोड हो सके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कोड किया जा सके। तो डिजाइन में अगर हम टेक्निकली बात करें तो हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हैं। किससे? एसआरएस डॉक्यूमेंट को लिया, उसे हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना दिया। जैसे बिल्डिंग नहीं होती, बिल्डिंग जब आप बनाना शुरू करते हैं पहले इसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, फिर बाद में चीजें भरते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बन रहा है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। तो ट्रेडिशनल डिजाइन अप्रोच में क्या होगा, दो एक्टिविटी चलती है, या आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा या स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस में सबसे पहले आप फंक्शन जो काम होने वाले हैं, जो मॉड्यूल्स बनने वाले हैं, उनको देखते हैं, काम के परफॉर्म होने वाले हैं। फिर हम इनके बीच में डेटा फ्लो देखते हैं, जो अलग अलग फंक्शन है उनके बीच में डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। और फिर हर एक फंक्शन को, अगर वो बड़ा फंक्शन है, उसको तोड़ते हैं, यानी कि हम सब फंक्शन बनाते हैं रिकर्सिवली और देखते हैं कि अब डेटा फ्लो इन जो सब फंक्शन बनाए, यानी फंक्शंस के भी जो छोटे छोटे फंक्शन बनाए उनके बीच में डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो सेकंड पार्ट है, वहां पर हम डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, डीएफडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब स्ट्रक्चर एनालिसिस हो जाती है तब हम स्ट्रक्चर डिजाइन, यानी कि दो टाइप के डिजाइन हमारे बनते हैं। हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, एनालिसिस के बाद डिजाइन होता है। एक तो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, जिसे हम हाई लेवल डिजाइन कहते हैं। जैसे हमने क्या किया कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया कि देखिए इस तरीके से बनने वाला है। और दूसरा होता है डिटेल डिजाइन, हम बताने वाले हैं कि कितनी खिड़कियां बनेंगी, ठीक, रोशनदान कहाँ होगा, और जो भी इसकी माइन्यूट चीजें हैं, जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कैसे जाएगी, हीटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें लो लेवल डिजाइन में होती है। तो हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन में अगर अंतर समझें, तो हाई लेवल डिजाइन में हम सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिफाइन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो बनाते हैं यहाँ पर। और डिटेल डिजाइन में क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल जो भी हमने डिसाइड किया है उसके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। हर एक मॉड्यूल का डेटा स्ट्रक्चर और उसकी एल्गोरिथम, जिसमें एल्गोरिथम की एफिशिएंसी भी आती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, OOD जिसे हम कहते हैं, वहां क्या करते हैं, यहाँ तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पता करना पड़ेगा, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज में क्या क्या है, और उसके बाद इनके बीच में रिलेशनशिप। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का सब कुछ यही है कि ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप। जैसे अगर हम एग्जांपल आपको दें, पेरोल सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, पेरोल रजिस्टर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसको फिर से रिफाइन करते हैं ताकि हम डिटेल डिजाइन कर सकें। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जो हमारे पास जो उसकी अच्छाइयां हैं, सबसे पहले तो कि डेवलपमेंट एफर्ट कम हो जाता है, डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, और मेंटेनेंस में बहुत आसानी होती है। फिर पार्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर आप एक्चुअल कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन बन गया है उसको एक्चुअल सॉफ्टवेयर में या कोड करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं। तो इस फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, हर एक मॉड्यूल कोड होता है, वो यूनिट टेस्ट होता है। हर एक मॉड्यूल की टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट होता है, यानी हम ये चाहते हैं कि हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम देखना चाहते हैं। और हर एक मॉड्यूल को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। देखिए वाटरफॉल मॉडल में इंपॉर्टेंट ये है कि डिलीवरेबल्स होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है इसमें। तो यूनिट टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, हर एक जो मॉड्यूल है, फंक्शन है या प्रोसीजर है, वो करेक्टली, बिल्कुल करेक्ट काम करना चाहिए, सही तौर पे काम करना चाहिए। और जो एंड प्रोडक्ट है इम्प्लीमेंटेशन फेज का, वो आपके प्रोग्राम मॉड्यूल्स है जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर दिए गए हैं, चेक कर लिए गए हैं। तो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग, अब जो लास्ट पार्ट आया, मतलब टेस्टिंग फेज का, इसमें क्या होता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड इन अ प्लान। अब हमारे पास मॉड्यूल्स तो बन गए, यूनिट टेस्टिंग भी हो गए, अब उनको हम जोड़ते हैं। तो हम एक साथ उनको नहीं जोड़ते, पहले 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, उसके बाद हमने फिर से टेस्टिंग कर दी, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स में बढ़ता है। और हर एक इंटीग्रेशन स्टेप में जो सिस्टम है वो दोबारा चेक होता है। और अगर आप इसको, मैं अभी वैसे बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट स्टिल क्योंकि सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए इसको रिग्रेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे ये मॉड्यूल जोड़ा, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल, अब ये जुड़ गए, अब हम इनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। फाइनल टेस्टिंग क्या होती है, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। जब सारे मॉड्यूल जुड़ गए, अब इंटीग्रेट हो गए, टेस्ट हो गए, फिर पूरा सिस्टम एज अ होल चेक होता है। सिस्टम टेस्टिंग का काम क्या है, सिस्टम टेस्टिंग का गोल क्या है, उसका गोल ये है कि जो सिस्टम फंक्शंस आपने बनाए हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है, वो उस तरीके से काम करे जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में दर्ज है। इसमें
ओके, फिर बात आती है आपके मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो ये बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है, जैसे मैंने आपको बार चार्ट में दिखाया था, और डेवलपमेंट एफर्ट टू मेंटेनेंस एफर्ट, यानी कि डेवलपमेंट एफर्ट अगर 40 है तो 100 में मेंटेनेंस एफर्ट 60 लेगा। 3 टाइप के मेंटेनेंस मेन बोले जाते हैं, करेक्टिव, प्रिवेंटिव और एडेप्टिव। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? करेक्टिव मेंटेनेंस मतलब आप जब डेवलपमेंट फेजेस में थे तो जो एरर पकड़ नहीं पाए वो यहाँ पर एरर आप ठीक कर दें, जो एरर आ रहे हैं। परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि आप जो सिस्टम बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें कुछ इनहेंसमेंट कर रहे हैं, कुछ एडिशन कर रहे हैं। एडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि आप नए एनवायरमेंट के लिए उस सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे हैं, जैसे आप नए कंप्यूटर के लिए, नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये बात हुई आपकी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारे एवोल्यूशनरी, प्रोटोटाइप, स्पाइरल सब देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।